तो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्री गुप्ता पीरियड के बारे में, या फिर इसको बोला जा सकता है पोस्ट मौर्य पीरियड। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सुंग डायनेस्टी के बारे में। जो मौर्य वंश के लास्ट राजा थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था बृहद्रथ। तो उनके एक सेनापति थे और सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है। तो ये जो पुष्यमित्र सुंग थे, इन्होंने मौर्य के लास्ट राजा बृहद्रथ को मार दिया था। उसके बाद खुद ही राजगद्दी पे बैठ गए थे। तो उन्होंने ही जो सुंग वंश है उसकी स्थापना कर दी थी। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। सुंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक। और इसमें पहला पॉइंट है, चलो फर्स्ट पॉइंट से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है सुंग वंश की। तो सुंग वंश की जो कैपिटल है उसका नाम है विदिशा, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है कि जो पुष्यमित्र थे उन्होंने राजा बृहद्रथ को मार दिया था। सुंग डायनेस्टी वॉज established by पुष्यमित्र सुंग, a Brahmin commander in chief of last Mauryan ruler named बृहद्रथ in 185 BC। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पुष्यमित्र वॉज अ staunch adherent of orthodox Hinduism, यानी कि पुष्यमित्र क्या थे? कट्टर हिंदू थे। However, the great Buddhist stupa at Bharhut in MP was built during the reign of Sung। तो सुंग वंश के दौरान ही जो बुद्धिस्ट स्तूपा है बरहुत में, वो बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पुष्यमित्र वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र एंड द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविक अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र सुंगा के बाद जो उनके बेटे थे अग्निमित्र, वो राजा बने थे। और अग्निमित्र क्या थे? कालिदास के एक नाटक, उसका नाम क्या है? नाटक का नाम मालविक अग्निमित्र, उसका हीरो था अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र को राजा घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आफ्टर अग्निमित्र अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स सच एज वसुमित्र, वज्रामित्र, भागभद्रा एंड देवभूति फॉलोड, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी। तो अग्निमित्र के बाद सभी जो राजा आए थे वो सभी कमज़ोर थे। अग्निमित्र ही लास्ट ऐसा राजा था इनके वंश का जो कि थोड़ा स्ट्रांग था। उसके बाद सभी वीक राजा आते गए। तो वीक राजा है तो इस वंश का खात्मा हो गया था, ये वंश पूरा खत्म हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग देयर रूल देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। तो सुंग वंश के दौरान में जो ब्राह्मण थे उनका थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ा था। द भागवत रिलीजन केम बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो भागवत जो धर्म है वो मजबूत हो गया था उस टाइम पे। किस टाइम पे? सुंग वंश के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पतंजलि ऑथर ऑफ महाभाष्य वॉज बॉर्न एट गोनार्दा इन सेंट्रल इंडिया। तो पतंजलि ऋषि का जन्म कहाँ हुआ था? गोनार्दा में हुआ था, जो कि सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट है। पतंजलि वॉज द प्राइज ऑफ 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग ने 2 यज्ञ करवाए थे। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और उसके पुजारी कौन थे? ऋषि पतंजलि थे। इन आर्ट्स द बरहुत स्तूपा इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ सुंग पीरियड। सुंग वंश का जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम का जो फेमस स्तूपा है वो कौन सा है? बरहुत स्तूपा। द फाइन गेटवे रेलिंग विच सराउंड द सांची स्तूपा बिल्ड बाय अशोका कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द सुंग पीरियड। तो जो सांची स्तूपा है जो कि राजा अशोक के टाइम पे बना था, उसकी गेटवे में, यानी कि जैसे ये स्तूपा है, ठीक है, इसके चारों तरफ गेटवे रेलिंग बनवाई थी किसने? सुंग वंश के राजाओं ने। और ये जो सांची स्तूपा है ये किसने बनवाया था? राजा अशोका ने। ठीक है, ये स्तूपा है ये अशोका ने बनवाई, और जो ये बाउंड्री है चारों तरफ ये किसने बनवाई थी? सुंग वंश के राजा ने बनाई थी। दी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सुंग आर्ट, एग्जाम्पल बता रखे हैं सुंग आर्ट के, दैट इज विहार, चैत्य एंड स्तूपा ऑफ भज, अमरवती स्तूपा एंड नासिक चैत्य एट्सेट्रा। तो अब हम पढ़ेंगे कण्व वंश के बारे में। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है।
So in 73 BC, Devbhuti, the last ruler of Sung dynasty, was murdered by his minister Vasudev, who usurped the throne and founded the Kanva dynasty. तो देखो, जैसा पुष्यमित्र सुंग ने किया था किसके साथ, बृहद्रथ के साथ, वैसा ही इनके वंश के साथ हो गया था। तो सुंग वंश में जो लास्ट राजा थे जिसका नाम क्या था, देवभूति, उसका जो मिनिस्टर था उसका नाम क्या था, वासुदेव। उसने इस लास्ट रूलर को मार दिया था, ठीक है, देवभूति को मार दिया था वासुदेव ने। और उसके बाद वासुदेव ने कण्व वंश का स्थापना कर दिया था। तो देखो, इसको कर्मा का फल मिल गया ना पुष्यमित्र को, जैसे उसने अपना वंश चलाया था वैसे ही उसका वंश खत्म हो गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी का भी बुरा मत करो, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तो आपके साथ भी वैसा ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसी से शुंग वंश बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ठीक है। शुंग वंश के बाद आया था कण्व वंश, और कण्व वंश का टाइम पीरियड भी बस थोड़ा ही चला था, ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाया था। द पीरियड ऑफ कण्व रूल केम टू एन एंड इन 28 BC। 28 BC में कण्व वंश ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो भी तो उसने गलत ही किया था ना, वासुदेव ने। वासुदेव तो एक मिनिस्टर था, उसने राजा को मार दिया था, तो ये गलत है। तो गलत तरीके से जो भी चीज़ हट भी जाएगी वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, इसीलिए अपने मेहनत से ही काम करना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। और ये जो कण्व वंश था उसकी कैपिटल दे रखी है यहाँ पर, कैपिटल का नाम है पाटलिपुत्र, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सातवाहन वंश के बारे में। इसका टाइम पीरियड था 60 BC से लेकर 225 AD, और इसकी कैपिटल क्या है, प्रतिष्ठाना, या फिर आप इसको पैठान भी बोल सकते हैं। पैठान नहीं, पठान नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्याज इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वर द सतवाहन। तो जो सतवाहन वंश है वो मौर्य वंश के बाद डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट राजवंश थे, ठीक है। नेक्स्ट द सतवाहन वॉज कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल विद द आंध्राज हु वर मेंशन्ड इन द पुराणाज। यानी सतवाहन को पुराणों में आंध्र नाम से भी जाना गया है, ठीक है। The early Satavahan kings appeared not in Andhra but in Maharashtra where most of their early inscriptions have been found. तो जो स्टार्टिंग के राजा थे ना जिन्होंने सतवाहन वंश को स्थापित किया था वो सभी महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र से सतवाहन वंश की शुरुआत हुई थी, ना कि आंध्र से। तो देखो, पुराण है, पुराण में तो सतवाहन वंश के लोगों को क्या बोला गया है, आंध्र बोला गया है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश से नहीं थे, वो थे महाराष्ट्र से। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे अर्ली इंस्क्रिप्शंस थे जिससे हमको ये प्रमाण मिलता है कि जो सातवाहन वंश के शासक थे, रूलर्स थे, वो सभी महाराष्ट्र से आए थे पहले, ना कि आंध्र से। नेक्स्ट पॉइंट है, सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, यानी कि सिमुक ने सतवाहन वंश को स्टैब्लिश किया था। और इनका टाइम पीरियड बता रखा है 60 BC से लेकर 37 BC तक, ठीक है, सिमुक राजा का। नेक्स्ट आता है इसमें सतकर्णी वन, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। तो पॉइंट ये है, सतकर्णी वन, इट्स थर्ड रूलर रेज्ड इट्स पावर एंड प्रेस्टाइज बाय कनक्वेस्ट। तो सतवाहन वंश के ये तीसरे राजा थे, इनका नाम क्या था, सतकर्णी। तो सतकर्णी राजा ने युद्ध में सतवाहन वंश की ताकत को भी बढ़ाया था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाला इट्स 17th रूलर वॉज द ऑथर ऑफ गाथा सप्तशती, और यू कैन से इट सतसई इन प्राकृत। तो जो 17वें राजा थे इस वंश के, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, गाथा सप्तशती, और ये किस लैंग्वेज में लिखी थी, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी थी, ओके। और इसी टाइम में एक ऑथर थे गुणाध्य, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी जो कि प्राकृत लैंग्वेज में ही थी, और किताब का नाम क्या था, बृहत कथा। Point is, it was Gautamiputra Satkarni who revived the Satavahan power and defeated the Shak Kshatrap Nahapan. He was the greatest Satavahan ruler. That is 23rd Satavahan ruler. तो 23rd सतवाहन रूलर का नाम क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है।
इन्होंने अपने पूरे वंश को फिर से एक नया जीवन दिया था। नया जीवन यानी कि आप कह सकते हैं कि फिर से अपने वंश को स्ट्रांग बनाया था। ठीक है। और एक राजा थे जिसका नाम क्या था? शक क्षत्रप नहपान। इसको हराया भी था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। और ये सबसे महान और स्ट्रांग राजा थे पूरे वंश के। नेक्स्ट पॉइंट आता है वशिष्ठ पुत्र के बारे में। वशिष्ठ श्री सतकर्णी, its 24th ruler, was married to the daughter of शक क्षत्रप रुद्रदमन but defeated by him twice. तो 24th रूलर कौन से थे? ये थे वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी, यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के बेटे थे ये। तो इन्होंने शक क्षत्रप रुद्रदमन की बेटी से शादी करी थी, लेकिन वो उनसे 2 बार हार भी चुके थे। कौन हारा था? वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी हारे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यज्ञ श्री सतकर्णी, इट्स 27th रूलर, वॉज द डायनेस्टीज लास्ट ग्रेट रूलर। तो अब 24th तो हो गया है, अब आता है 27th रूलर। इसका नाम क्या था? यज्ञ श्री सतकर्णी। ये थे सतवाहन वंश के लास्ट ग्रेट रूलर। लास्ट रूलर नहीं थे, ये थे लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर। ठीक है, सबसे जो ताकतवर थे लास्ट में वो रूलर थे। इनके बाद भी आए थे लेकिन वो कमज़ोर थे थोड़े। तो आप इसको क्या बोलेंगे? लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर। ठीक है, इस वंश के। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुलमावी थ्री, इट्स 30th रूलर, वॉज द लास्ट सतवाहना रूलर। देखो, अब आपसे पूछा जाए कि सतवाहन वंश का जो लास्ट रूलर था उसका नाम क्या था? इट वॉज पुलमावी। ठीक है, थर्ड। ये थे लास्ट रूलर। और अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट ग्रेट रूलर कौन थे, तो इसमें आप लिखोगे यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है, लास्ट वाले का नंबर क्या है? 30th। और लास्ट ग्रेट रूलर का नंबर कितना है? 27th। इससे आपको ये भी पता चल रहा है यहाँ से कि टोटल राजा कितने थे इस वंश में? 30 राजा थे टोटल। ठीक है, जब 30 राजाओं ने यहाँ पर शासन कर लिया था, रूल कर लिया था, उसके बाद ये वंश खत्म हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सतवाहन वर फाइनली सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकु वंश इन 3rd century AD। ठीक है, तो सतवाहन वंश को किसने खत्म कर दिया था? इक्ष्वाकु वंश ने। और ये कब हुआ था? 3rd century AD में हुआ था। ठीक है, सतवाहन वंश वॉज रिप्लेस्ड बाय इक्ष्वाकु वंश। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सतवाहन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव immunities to Brahmin and Buddhist monk, which eventually weakened their authority. The earliest inscriptional evidence of land grant in India belongs to 1st century BC। यानी कि जो सतवाहन राजा थे वो लोग जमीन को दान करने लग गए थे। और वो ज़मीन दान किसको करी गई थी? ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को दी गई थी। ठीक है, इस ज़मीन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था और जो राजा की प्रशासन थी वो भी यहाँ पर कोई दखलंदाजी नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन इससे ये हुआ कि जो सतवाहन थे उनकी ताकत थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, और ये जो ज़मीन दान करने का सबूत मिलता है हमको, एविडेंस मिलता है, वो मिलता है हमको 1st century BC से। अगला पॉइंट है अंडर द सतवाहन many chaite and vihars were cut out from the rocks, mainly in northwest Deccan and Maharashtra. The famous examples are Nasik, Kanheri and Karle। तो सातवाहन वंश के जो राजा थे उन लोगों ने पूजा के लिए बड़े बड़े हॉल बनवाए थे। पूजा के बड़े बड़े हॉल को हम क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। और बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए कुछ जगह बनाई थी जिनको कहा जाता है विहार। ठीक है, और ये सब कैसे बनी गई थी? बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल भी बता रखे हैं। वो है नासिक में है, कन्हेरी में है और कार्ले में है। नेक्स्ट है स्तूपाज वर सीन scattered all around Ellora. The most famous of these attributed to Satvahan period are Amravati, a sculptural treasure house, and Nagarjun Konda। तो सतवाहन पीरियड के टाइम पे बहुत सारे स्तूपा बनवाए गए थे और इसमें एक एग्जाम्पल बता रखा है अमरावती। अमरावती को क्या बोला जाता है? मूर्तियों का खजाना बोला जाता है। और दूसरा स्तूपा कौन सा है? नागार्जुन कोंडा है।
नेक्स्ट पॉइंट है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहन वॉज प्राकृत, यानी कि प्राकृत उनकी मतलब साधारण भाषा थी, ठीक है, वो प्राकृत ही यूज़ करते थे बोलने में चालने में। नेक्स्ट है सतवाहन इशूड देयर कॉइन्स इन लेड मेनली ब्रॉन्ज कॉपर एंड पोटिन, यानी कि उनके टाइम पे जो सिक्के थे वो किसके बने हुए थे, लेड के थे, कॉपर के थे, ब्रॉन्ज के भी थे और पोटिन के थे, लेकिन मेनली किसके थे, लेड के थे। अब हम पढ़ेंगे छेदी डायनेस्टी के बारे में, इसको आप चेती भी बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसको पढ़ने से पहले स्क्रीन को मैं थोड़ी क्लियर कर दूँ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है द हिस्ट्री ऑफ कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इज श्राउडेड इन ऑब्सक्योरिटी। अ न्यू डायनेस्टी नोन एज Cheti or Chedi dynasty rose in the region probably in the 1st century BC। तो अशोका के बाद एक नया वंश आया था जिसका नाम है छेदी डायनेस्टी और ये 1st सेंचुरी BC में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायनेस्टी इज डेराइव्ड solely फ्रॉम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल द थर्ड रूलर ऑफ डायनेस्टी। तो ये जो वंश था छेदी डायनेस्टी, इसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, एक राजा था इस वंश का जिसका नाम क्या है, खारवेल, ठीक है। इन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे और उस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या बता रखा है इसमें, हाथी गुम्फा। तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी इस वंश के बारे में, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये वाला वंश भी एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट है अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, खारवेल वॉज लिबरल पैट्रॉन of Jain monks for whose residence he constructed caves on the Udayagiri hill near Bhubaneswar in Orissa। तो जो खारवेल राजा थे वो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। जैसे कि आज के टाइम में कोई अमीर आदमी है वो मंदिर या फिर धर्मशाला बनवाता है, वैसे ही खारवेल ने भी जैन भिक्षुओं के लिए रहने के लिए भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों पर गुफा बनवाई थी। ओके, और अब हम पढ़ेंगे फॉरेन सक्सेशन के बारे में। फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्यास। तो इसमें पहला पॉइंट आता है इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द पोस्ट मौर्य पीरियड। इंडो ग्रीक जो राजा थे वो ऐसे पहले फॉरेन राजा थे जिन्होंने मौर्यन पीरियड के बाद में रूल करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज मिनेंदर ऑल्सो नोन एज मिलिंद। तो मिलिंद इंडो ग्रीक राजा के, सभी इंडो ग्रीक राजाओं में से फेमस कौन थे, मनेंदर, या फिर आप इसको मिलिंद भी बोल सकते हैं। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म बाई नागसेन और नागार्जुन। नागार्जुन की मदद से जो मिलिंद थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित करके वो क्या बन गए थे, बौद्ध धर्म के मेंबर बन गए थे, ठीक है। ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक बिल्ड बाई मौर्यास टू इरीगेट द ड्राई रीजन ऑफ सौराष्ट्र। तो मौर्यंस के द्वारा जो बनाया गया था एक लेक जिसका नाम क्या है, सुदर्शन लेक, उसको रिपेयर करवाया, यानी कि उसकी मरम्मत किसने करवाई थी, मिलिंद ने करवाई थी, ताकि जो सौराष्ट्र है उसकी कुछ जो ड्राई रीजन है जहाँ पर सूखा पड़ा रहता है वहाँ पर भी इरिगेशन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है द इंडो ग्रीक रूल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स विच दे इशूड। तो इंडो ग्रीक रूल को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है हमारे भारत के इतिहास में, क्योंकि उन्होंने कॉइन्स का ज़्यादा यूज़ करना बताया था, ज़्यादा सिक्के उस टाइम पे बने थे इंडो ग्रीक टाइम पे। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक्स वर दी फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू कॉइन्स विच कैन डेफिनेटली बी एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स। तो इंडो ग्रीक राजा वो पहले थे जिन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए जो कि राजा से डायरेक्टली जुड़े हुए थे। दे वर दी फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करे थे भारत में। नेक्स्ट है दे इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिक दैट इज ग्रीक फीचर्स इन आर्ट गिविंग राइज टू गांधार स्कूल इन दी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो जो इंडो ग्रीक राजा थे उन्होंने अपने कुछ ऐसे ग्रीक फीचर्स भी ऐड कर दिए थे जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गांधार स्कूल का राइज हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब साका
और इनका टाइम पीरियड कब तक रहा? फर्स्ट सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दी साका ऑल्सो नोन एज स्कीथियन रिप्लेस्ड द इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। तो साका ने इंडो ग्रीक राजाओं को रिप्लेस कर दिया था भारत में, यानी कि इंडो ग्रीक राजाओं के बाद किन्होंने रूल किया था? साका ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अमंग द 5 ब्रांचेस ऑफ साकास with their seats of power in different parts of India, the most important was the one which ruled in western India till the date of 4th century AD। तो साका की 5 मेन ब्रांचेस थी, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वो थी जो कि वेस्टर्न इंडिया में 4th सेंचुरी तक चलती रही। ठीक है, यानी कि रूल चलता रहा। नेक्स्ट आता है द मोस्ट फेमस साका रूलर इन इंडिया वॉज रुद्रदमन। और रुद्रदमन का टाइम पीरियड बता रखा है, कब तक उन्होंने रूल किया था? 130 AD से लेकर 150 AD तक। ही इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बट ऑल्सो फॉर हिज पब्लिक वर्क्स एंड हिज पैट्रनेज ऑफ संस्कृत। तो साका रूलर थे एक, जिनका नाम क्या है? रुद्र दमन। ये काफ़ी फेमस रूलर थे। अब ऐसे तो कोई भी फेमस नहीं हो सकता ना, कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए फेमस होने के लिए भी। तो इनकी जो मिलिट्री पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, तो इस वजह से सतवाहन के खिलाफ इन्होंने जो युद्ध लड़ा था उसमें इनकी जीत भी हुई, इसीलिए ये फेमस हो गए थे। नेक्स्ट रीज़न है कि जो मौर्यन पीरियड में सुदर्शन लेक बना था, उसको एक बार तो मरम्मत किसने करवाई थी? इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाई थी। और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? राजा रुद्रदमन ने करवाई थी। ठीक है, और थर्ड रीज़न ये आता है कि इन्होंने संस्कृत भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। और इन्होंने क्या है कि जो इंस्क्रिप्शंस थे, लंबे लंबे इंस्क्रिप्शंस भी संस्कृत में ही इशू करवाए थे। इन 3 कारणों की वजह से रुद्रदमन फेमस राजा हो गए थे। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है कि साका के कुछ अन्य रूलर्स हैं, जिनका नाम दे रखा है। पहला है इसमें नहपाना, उशावदेव, घामटीका एंड चष्टाना। और भी बाकी रूलर्स थे, लेकिन इनका नाम बता रखा है बस यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन 58 BC अ किंग ऑफ उज्जैन known as Vikramaditya is supposed to have fought effectively against the Sakas. An era called Vikram Samvat is reckoned from 58 BC। तो 58 BC में एक राजा थे उज्जैन के, जिनका नाम क्या था? विक्रमादित्य। उन्होंने साका से लड़ाई करी थी, साका वंश में जो भी थे उन सबसे लड़ाई करी। ठीक है, और उसमें राजा विक्रमादित्य जीत गए थे। तो इसी वजह से 58 BC का जो भी एरा था उसको विक्रम संवत कहा जाने लग गया था, यानी कि 58 BC का जो भी एरा था उसको विक्रम संवत माना जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज पार्थियन। पार्थियंस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ओरिजिनली पार्थियंस लिव्ड इन ईरान, दे रिप्लेस्ड द साकाज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बट कंट्रोल्ड एन एरिया मच स्मॉलर देन द साकाज। तो जो पार्थियंस थे ये लोग एक्चुअली कहाँ से थे? ईरान से थे। ठीक है, ईरान में रहने वाले थे ये। इन्होंने साका राजाओं को हराकर और उनको हटा दिया था, और इस वजह से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये लोग रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इन्होंने, लेकिन यहाँ जिस जगह पे वो लोग रूल कर रहे थे, जिस एरिया को वो संभाल रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था एज़ कम्पेयर टू जो साका संभाल रहे थे जिस एरिया को। ठीक है, एरिया वाइज छोटा था ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वॉज गोंडा फेरनेस इन whose reign Saint Thomas is said to have come to India for the propagation of Christianity। तो जो पार्थियंस थे इनका सबसे फेमस राजा कौन था? गोंडा फेरनेस। तो इनके टाइम पे एक आए थे सेंट थॉमस, भारत में आए थे ये, और सेंट थॉमस ने क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार किया था। तो बस इतना ही 2 पॉइंट बता रखी है पार्थियंस के बारे में। नेक्स्ट आता है कुषाण। कुषाण का जो टाइम पीरियड था वो चला फर्स्ट सेंचुरी AD से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक, एडी चोटी तक चला था। तो पहले स्क्रीन को मैं क्लियर कर देती हूँ।
फिर आगे का पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें पहला पॉइंट आता है द कुशान्स वर वन ऑफ द 5 यूची क्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो जो सेंट्रल एशिया है उसमें एक यूची जनजाति है, ठीक है। यूची जनजाति में भी 5 ब्रांचेस हैं और इन 5 ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में से ये जो कुषाण हैं वो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे रिप्लेस्ड द पार्थियंस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड दे एक्सपेंडेड टू द लोअर इंडस बेसिन एंड द अपर एंड मिडिल गंगेटिक बेसिन। तो जो कुषाण लोग थे इन लोगों ने पार्थियंस को रिप्लेस कर दिया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और खुद कहाँ तक एक्सपैंड हो गए थे, लोअर इंडस बेसिन तक और अपर एंड मिडिल गंगेटिक बेसिन तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है दी फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कड़फेसिस वन, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कुजुल कड़फेसिस। तो कड़फेसिस वन ने कुषाण वंश को स्टार्ट किया था। द सेकेंड किंग वाज कड़फेसिस टू हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। तो कड़फेसिस वन के बाद आए थे कड़फेसिस टू जिन्होंने सोने के सिक्के जारी करे थे। अब देखो एक याद रखने वाली बात यह है इसमें कि जो फर्स्ट कुषाण वंश है इसमें 2 कुषाण वंश आएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट कुषाण वंश है उसको किसने स्टार्ट किया था, कैडफेसिस वन ने किया था। और जो सेकंड कुषाण वंश है उसको किसने स्टार्ट किया, सेकंड वाले को करा था कनिष्क ने, ठीक है। तो पॉइंट आता है द सेकंड कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कनिष्का। इट्स किंग्स extended the Kushan power over Upper India. Their capitals were Peshawar and Mathura. तो जो सेकंड कुषाण वंश के राजा थे सारे उन लोगों ने अपर इंडिया पे अपना पूरा दबदबा बना लिया था और इनकी 2 कैपिटल थी। एक क्या थी, पेशावर, और दूसरी थी मथुरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्का ऑल्सो नोन एज सेकंड अशोका। तो फेमस रूलर कौन थे कुषाण वंश के, उनका नाम था कनिष्क और इनको दूसरा अशोक भी कहा जाता था। He started an era in 7880 which is now known as Sak era and is used by Government of India. तो कनिष्का ने एक एरा स्टार्ट किया था जिसको आज के टाइम पे शक संवत भी कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे। तो पॉइंट ये है दैट कनिष्का वाज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ महायान बुद्धिज्म इन हिज रेन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कुंडलवन एंड कश्मीर where the doctrines of the Mahayan form of Buddhism was finalized. तो महाराज जो कनिष्क थे वो महायान बौद्ध धर्म के बहुत बड़े पैट्रॉन थे और उन्हीं के राज में एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट हुई थी जो कि कहाँ पर हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल से ये रिजल्ट मिला था कि जो शिक्षा है बुद्धिज़्म की उसको फाइनलाइज्ड किया गया, यानी कि कुछ और ऐड नहीं होगा अब इसमें, जो यहाँ पर शिक्षा बता रखी है बुद्धिज़्म में उसी को सभी पालन करेंगे, ठीक है, उसी को मानेंगे सब लोग। नेक्स्ट आता है द लास्ट ग्रेट क्वेश्चन रूलर वाज वासुदेव वन। तो लास्ट रूलर का नाम क्या था, लास्ट ग्रेट रूलर है, ठीक है, ये इनका नाम था वासुदेव वन। नेक्स्ट पॉइंट आता है द कुषाण कंट्रोल्ड फेमस सिल्क रूट्स starting from China, passing through their empire onto Iran and Western Asia. This route was a source of great income to Kushans. तो जो ये रूट था सिल्क रूट जो कि चाइना से स्टार्ट होकर पूरे कुषाण एम्पायर को कवर करते हुए ईरान तक जाता था, ठीक है, ईरान और वेस्टर्न एशिया तक जाता था। तो ये जो पूरा रूट था सिल्क रूट, इसकी वजह से जो कुषाण लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, यही उनकी एक कमाई का माध्यम रहता था, बहुत कमाई होती थी उनको इस रूट से। नेक्स्ट है दी कुषाण वर दी फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल। तो कुषाण ऐसे पहले रूलर्स थे जिन्होंने भारत में एक बड़े पैमाने पे सोने के सिक्के जारी करे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन दी रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का अ होस्ट ऑफ स्कॉलर्स फाउंड पैट्रोनेज परसवा वासुमित्र
अश्वघोष, नागार्जुन, चरक एंड मथारा वर सम ऑफ देम। यानी कि जो कनिष्क थे उनके दरबार में कुछ ऐसे विद्वान लोग भी रहते थे जिनका नाम बता रखा है यहाँ पर, जिससे वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक एंड मथुरा, और एक है परसवा। अब ये कुछ मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर्स की बात करी गई है इधर इस टेबल में, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला इसमें अमरावती स्कूल, इसको किसने बढ़ावा दिया था? सातवाहन वंश के लोगों ने। नेक्स्ट है गांधार स्कूल, इसको बढ़ावा दिया था साका और कुषाण लोगों ने। और जो थर्ड है मथुरा, इसको भी साका और कुषाण लोगों ने ही बढ़ावा दिया था। और ये जो है ना स्टार्टिंग के अमरावती और गांधार, इनमें तो थोड़े थोड़े ग्रीक का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन जो लास्ट वाला है दैट इज़ मथुरा, ये पूरी तरह भारतीय था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन 46 to 47 AD हिप्पैलस अ ग्रीक सेलर्स डिस्कवर्ड द मॉनसून सी रूट टू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो जो हिप्पैलस थे ग्रीक सेलर, इन्होंने वेस्ट एशिया से इंडिया की तरफ मॉनसून का एक सी रूट डिस्कवर किया था। और अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि बड़ोच, बर्बैरिकम, अरिकामेडू, ये सब बता रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया। और ये किन्होंने लिखा था? प्लिनी ने लिखा। तो प्लिनी ने लिखा क्या है कि जो भारत है उसमें रोम का सोना बह रहा है। और ये बाकी की किताबें और उनके ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ कॉन्टैक्ट्स विद सेंट्रल एशिया, चाइना, ग्रेसियो रोमन वर्ल्ड एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो रोम, ग्रीस और सेंट्रल एशिया से इंडिया का कुछ बिजनेस रिलेटेड कनेक्शंस भी था, जिससे इंडिया को भी और बाकी देशों को भी फ़ायदा होता था आपस में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे संगम पीरियड के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संगम पीरियड के बारे में। आज जितना पढ़ाया है मैंने उसको रिवाइज़ करना। एंड थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली, इसकी तरह मुस्कुराते रहो और अपने रिवाइज़ करते रहो। ठीक है। थैंक यू।